हेलो एवरीवन, रैंकर स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए सेट नंबर 21 का डिस्कशन हम लोग करेंगे। इससे पहले आपका 20 सेट का डिस्कशन हो चुका है, ठीक है ना। ये 21वां है और इससे पहले जो नहीं देख चुके हैं वो जो है आपका रैंकर स्टडी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको पूरा सेट मिल जाएगा, ठीक है ना। वो डिस्कशन आप देख सकते हैं। अगर आप इसका PDF लेना चाह रहे हैं मतलब कि टेस्ट का, तो आप क्या है, वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए आप, ठीक है ना। वहाँ पर आपको आप दरोगा का भी PDF मिलेगा और जो है NTPC और भी अलग अलग एग्जाम का जो PDF होता है वो भी वहाँ पे मटेरियल मिलेगा, ठीक है ना। और चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग बोल रहे हैं क्या, देखिए इसमें क्या है, मैथ का क्वेश्चन पहले। मैथ का क्वेश्चन जो भी है आपका जो है खुद से बनाइए, वहाँ पर आंसर आपको दे दिया जाएगा मैथ्स का, ठीक है ना। या तो वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा कॉमेंट बॉक्स में, या तो टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। तो मैथ्स का आप खुद बनाइए। उसके बाद हम लोग देखते हैं 20 क्वेश्चन जो मैथ रीजनिंग का आता है। तो उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं 21 में क्या बोल रहा है। 21 में बोल रहा है क्या, निम्न में कौन सा प्रोटीन जो है गेहूं में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो गेहूं में बोल रहा है, तो गेहूं जानते हैं, गेहूं से क्या बनता है आपका जो हॉर्लिक्स होता है। हॉर्लिक्स जानते हैं गेहूं, क्योंकि हॉर्लिक्स के डब्बे पे देखिएगा गेहूं का क्या होता है, उस पर साइन होता है। इसका मतलब क्या है, गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है। तो गेहूं में आपका जो है ग्लूटीन होता है, ठीक है ना। गेहूं में आपका क्या कौन सा होता है, ग्लूटीन। बी आंसर हो गया ग्लूटीन। अगर बोलेगा जीन किस में होता है, तो जीन आपका मक्का में होता है, ठीक है ना, मक्का में, ठीक है। आपको अगर पूछा जाए ल्यूसीन, देखिए ल्यूसीन भी एक क्या है, प्रोटीन है। ये किस में पाया जाता है, तो ये ज्वार में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका अगर आंसर पूछा गया कि गेहूं में किस में होगा, तो वो आपका क्या होगा, ग्लूटीन में आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पादप में बोल रहा है क्या, जड़ों द्वारा जल का स्थानांतरण जो होता है उसका सही क्रम बताइए। तो जानते हैं कि पादप है, उसमें पेड़ में, किसी पेड़ में जड़ से क्या होता है कि उससे पानी जाता है। तो यहाँ पहले मिट्टी से क्या होता है, जो मिट्टी में पानी रहता है, मिट्टी से क्या होता है कि पादप कोशिका में जाता है, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मादा जल, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या, सॉरी मृदा जल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा जल, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका जल भी बोलते हैं, कोशिका जल भी। तो सबसे पहले आपका क्या हुआ, कोशिका जल में जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये कोशिका जल से ये पादप का जो जड़ होता है, उस जड़ के उसका एक मूलरोम होता है, मूलरोम में जाता है। मूलरोम से आपका कार्टिक्स कोशिका में जाता है। उसके बाद आपका जाइलम में, जाइलम क्या है, एक तरह का टिश्यू है जिसको बोलते हैं उत्तक। वो क्या होता है कि विभिन्न कोशिकाओं से मिल के बना होता है, जिसका एक ही काम है। उत्तक का क्या काम है, एक जो है अलग अलग कोशिका मिल के बना होता है उत्तक में, और उसका एक क्या होता है, खास काम होता है। तो उत्तक मतलब यहाँ पे जाइलम का क्या काम होता है कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। लेकिन जाइलम में पानी आएगा तभी तो जाएगा ना एक दूसरे के पास। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको 3 रास्ते से गुजरने होता है। एक तो आपका क्या हो जाता है, मृदा जल, जिसको कि कोशिका जल बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, मूलरूम होता है। उसके बाद क्या होता है, कार्टिक्स कोशिका, तब जाके जाइलम में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है ना। आंसर आपका 22 का सी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 बोल रहा है क्या, हार्ट रूट जो है, हार्ट रोट, ये बोल रहा है कि रोग जो है किस में पाया जाता है। देखिए ये जानते हैं कि हार्ट रोग एक प्रकार का रोग है, तो ये रोग आपका चुकंदर में पाया जाता है, ठीक है ना। ये किसके कारण होता है चुकंदर में, तो आपका जब मैग्नीज की कमी हो जाता है, मैग्नीज धातु का जब कमी हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, चुकंदर में आपका हार्ट रोट पाया जाता है, ठीक है ना। ये रोग का नाम है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी, चुकंदर। उसके बाद देखिए बोल रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न में कौन सा जो हार्मोन ऑक्सीन की उपस्थिति में, ठीक है ना, ऑक्सीन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है। इसका मतलब क्या है, सेल का डिवीजन करता है कब, सेल का डिवीजन कब होगा, जबकि विकास कर रहा होगा, ठीक है ना। एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, इसका मतलब उसका वृद्धि हो रहा होगा, ठीक है ना। तो वृद्धि हो रहा है, तो इसका मतलब ये जानते हैं क्या, ऑक्सीन ये सब कहाँ पे मिलता है आपको, पादप। ये सब एक तरह से पादप हार्मोन है, मतलब पेड़ का, प्लांट का हार्मोन है, ठीक है ना। तो ये हार्मोन मिलता है। तो वो बोल रहा है कि ये कौन से हार्मोन में, कौन उपस्थिति में जो है ये सब में मदद मिलता है। तो कौन सा हार्मोन, हम जानते हैं कि पादप का एक हार्मोन होता है साइटोकिनिन, जो कि पादप को एक तरह से क्या करता है, ग्रोथ करने का काम करता है, मतलब उसको बढ़ाने का काम करता है, ठीक है ना। तो मतलब ग्रोथ हार्मोन जो होता है पादप में, वो कौन सा होता है, साइटोकिनिन, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, क्योंकि वृद्धि और विकास का बात बोला है, ठीक है। उसके बाद देखिए बोल रहे हैं पौधे में श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन होता है। तो जानते हैं श्वसन की क्रिया को, जैसे मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो कारक है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है नहीं होता है, आंसर पढ़िए। यहाँ बोल रहा है क्या, कारक नहीं है,
ठीक है ना। तो कौन नहीं है, देखिए CO2 का मात्रा जैसे ही ज़्यादा होगा तो आप जानते हैं श्वसन क्रिया कम हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज़्यादा हो जाता है तो श्वसन क्रिया कम हो जाती है। किसके लिए बोला रहा है, ये प्लांट के लिए बोला जाता है, मतलब पेड़ के लिए। उसके बाद देखिए प्रकाश की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो श्वसन क्रिया आपका ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और CO2 जो होता है, ऑक्सीजन का मात्रा अगर जितना भी ज़्यादा होगा तो उसके कारण क्या होता है कि आपका श्वसन क्रिया भी फर्क पड़ता है। जैसे CO2 का ज़्यादा मात्रा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहा, तो आपका पौधा जो है वो तो श्वास श्वसन क्रिया नहीं होगा, क्योंकि श्वसन क्रिया में उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी क्या करता है, एक तरह से प्रभाव डाल रहा है। लेकिन दाब जो है वो प्रभाव नहीं डालता है। दाब मतलब कुछ भी रहे, मतलब निम्न रहे हाई रहे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कि नहीं मतलब एक तरह से प्रभावित करता है, वो क्या हो जाएगा आंसर, डी, दाब, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, तो जानते हैं क्या, KOH, कास्टिक पोटास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने दिया है, उसी का नाम क्या है, हम लोग चलचित्र नाम में क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास। तो कास्टिक पोटास को है KOH, ठीक है ना, कास्टिक पोटास। यहाँ हो गया आपका सी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 27 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा जो है, क्या बोल रहा है, क्या आपका पेनक्रियाज जूस, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं अग्नाशय, ठीक है ना, जिसको अग्नाशय बोलते हैं, वो नहीं है एक तरह से। कौन सा, मतलब अग्नाशय का जूस नहीं है, जो कि अग्नाशय से मतलब एक तरह से स्रावित होता है, कौन सा नहीं है। तो आप जानते हैं कि अग्नाशय से जो है 4 तरह का एक तरह से क्या होता है, वहाँ पे स्रावित होता है, ठीक है ना। एक तो आपका क्या होता है, ट्रिप्सिन, ठीक है ना। एक तो आपका होता है माइकोट्रिप्सिन, एक होता है इमाइलेज, ठीक है ना, और एक होता है लाइपेज। तो ये सब क्या होता है, कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से। किस लिए, देखिए कुछ का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाना, कुछ का काम क्या होता है, प्रोटीन को पचाना, कुछ का काम होता है वसा को पचाना, ठीक है ना। तो लेकिन जो है ये पेप्सिन जो होता है, ये जो होता है अग्नाशय से नहीं निकलता है। तो वही बोल रहा है कि अग्नाशय से कौन नहीं निकलता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर आपका पेप्सिन, ठीक है ना। तो आंसर डी। उसके बाद बोल रहा है कि अब यहाँ पे मिलान कीजिए। मिलान करने में क्या, देखिए क्या बोल रहा है कि रक्त प्लाज्मा जो होता है वो किस तरह का, रक्त संदक, उसके बाद उसका संक्रमित रोगों का रक्षा। देखिए रक्त प्लाज्मा जो है हल्का पीला रंग का एक तरल पदार्थ होता है, वो एक तो मिल गया, मतलब एक का 3। उसके बाद बोल रहा है कि एबुलिन, क्या बोल रहा है, एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या होता है कि आपका एल्बुमिन जो होता है वो क्या करता है, दाब को, हो ठीक, एल्बुमिन जो होता है रक्त के दाब को एक तरह से क्या करता है, आपको दाब को स्थापित करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी आंसर सही है। उसका ग्लोबुलिन क्या होता है, ग्लोबुलिन आपका क्या करता है कि जो भी संक्रमण होता है, संक्रमण क्षमता को, जैसे कि हम लोग का WBC होता है, तो वो क्या करता है, WBC का काम क्या है कि संक्रमण क्षमता को बढ़ाना, ठीक है ना, रोगों से लड़ना। और देखिए उसके बाद बोलता है फाइब्रिनोजिन का क्या काम होता है कि इसको रक्त स्कंदन करता है। जैसे मान लीजिए चोट लग गया आपको, वहाँ से खून निकलने लगा, फिर वहाँ पे देखते हैं कुछ देर में खून निकलना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि फाइब्रिनोजिन के कारण। यहाँ पे क्या होता है, फाइब्रिनोजिन जो है उसको थक्का बना देता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया आपका, ए का आपका 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 किस में है, ए का 3, बी का 4 एक ही में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया आपका ये। और एक चीज़ जान लीजिए, ये फाइब्रिनोजिन तो जान गए कि यह बाहर में थक्का जमाने का काम आता है, लेकिन इसके अपोजिट में, ठीक है ना, क्योंकि ये तो शरीर में रहता है लेकिन अंदर में थक्का क्यों नहीं जमता है, क्योंकि हमारे शरीर में हाइप्रीन होता है, ठीक है ना। हाइप्रीन क्या करता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसको क्या करता है, थक्का नहीं जमने देता है। ये दोनों का काम उल्टा है, ठीक है ना। वो शरीर में क्या करता है, ब्लड को थक्का नहीं जमने देता है, और ये फाइब्रिनोजिन क्या करता है कि शरीर के बाहर जब बहने लगता है ब्लड, तो उसको क्या करता है, थक्का जमता है, ताकि शरीर से बाहर से ब्लड ना निकले, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर में क्या बोल रहा है कि मोती मुख्यतः जो है किसका अवयव है, मुख्य रूप से किसका अवयव है। तो जानते हैं कि मोती क्या होता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक तरह से अवयव है। तो ये होता क्या है, जानते हैं क्या, आपका समुद्री सीपी जो होता है, समुद्री सीपी, उसी में ये मोती पलता है। तो उस सीपी में क्या होता है कि आप समुद्री जगह में जहाँ भी देखते होंगे बालू है, चूना पत्थर है, आपका ये सब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये क्या होता है कि सीपी में धीरे धीरे क्या होता है, जमना शुरू होता है। जमने के साथ साथ क्या होता है, धीरे धीरे ये एक तरह से सीपी बनना शुरू होता है। तो सीपी में जो जानवर होता है सीपी जो, वो एक तरह से द्रव, मतलब एक द्रव स्रावित करता है, जो कि धीरे धीरे जमते 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 क्या हो जाता है, मोती बनने लगता है। तो ये किसका बोला जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का अवयव है, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पे ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा जो है पाइसी कारक है। पाइसी होता है क्या, पाइसी होता है क्या, मान लिए कि एक कोई द्रव है, मतलब ये विलयन है, और दूसरा क्या, दूसरा द्रव भी विलय है, और वो दोनों को मिलाने के बाद जो है मिक्सचर तो बन जाएगा। मिक्सचर बनने के बाद जो है उसमें क्या होता है, कोलाइड सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि आपका मिल तो गया, लेकिन उसका कण जो है
आपका रह जाता है, ठीक है ना, कण आपका रह जाता है। लेकिन यही कण से जब क्या होता है कि जब प्रकाश पास करते हैं तो ये कण जो है चमकना शुरू करता है, कि प्रकाश को क्या करता है, एक दूसरे दिशा में क्या करता है, विक्षेपित कर देता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये बोल रहा है कि कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा होगा। एक देखिए यहाँ बोला है साबुन, जल, जल का जल में तो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। तेल का भी नहीं, क्योंकि ये मिल नहीं पाता है। तेल को जब जल में पानी में रखिएगा तो तेल ऊपर ही रह जाता है, बाद पानी नीचे, तो फिर मिला कहाँ, मिक्सर नहीं हुआ। तो आंसर यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक, तो नमक भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, साबुन। साबुन को देखिएगा आप क्या होता है कि अब मतलब कि पानी में घुलिएगा तो घुल जाएगा वो, और थोड़ा देर के बाद अगर रखिएगा तो शांत में, तो नीचे देखिएगा कि क्या होगा, साबुन जम जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो कि पूरी तरह से नहीं घुला है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ए, 30 का ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि भारहीनता से आप क्या समझते हैं, मतलब आप जो है भारहीनता कब हो जाएंगे, जब आपका जी का मान 0 हो जाएगा। क्योंकि भार क्या होता है, द्रव्यमान, और जी का मान अगर 0 हो जाए तो आपका भार क्या हो गया, 0 हो गया, तब उसी को भारहीनता बोलते हैं। इसका मतलब तो क्या है, गुरुत्वाकर्षण जो है वो 0 की स्थिति में आ जाए, तभी हम लोग भारहीनता अथी करेंगे। क्या है तो आंसर इसका ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भारहीनता, आपका आंसर ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 32 में क्या बोल रहा है कि आपका बोल रहा है क्या, पानी जो है 212 फ़ारेनहाइट पे क्या करता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहा है क्या, 32 डिग्री और 0 डिग्री, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बोलता है, पिघलता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्या, यदि किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान जो है 35 डिग्री सेल्सियस है तो उसको फ़ारेनहाइट में थी। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है फार्मूला आपका C/5, जो कि C कैल्शियम यहाँ सॉरी सेल्सियस है। और उसके बाद क्या होता है F-32/9, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, यहाँ सेल्सियस दिया हुआ है, सेल्सियस की जगह पे सेल्सियस रख देंगे तो फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। तो इस तरह जब निकालिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 95 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग का शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री, और जब हम लोग फ़ारेनहाइट में नापते हैं तो कितना होता है, 58 फ़ारेनहाइट, 58 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसे पता कर सकते हैं, 37 जो है 35 के आसपास है, तो यहाँ पे 98 के आसपास कौन होगा, एक ही दिख रहा है जो 95 है, ठीक है। ऐसे निकाल भी सकते हैं फार्मूला से। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि किस प्राणी में जो है प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन का एक तरह से विलय हो जाता है, ठीक है ना, मतलब कि दोनों मिल जाता है। किस में होता है, तो वो आपका एक केचुआ में होता है, ठीक है ना। केचुआ में, जो कि खेत में होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, किसान का एक तरह से मित्र भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो क्या होता है कि मिट्टी में जो अवशिष्ट चीज़ होता है उसको खा के एक तरह से उसका उर्वरक क्षमता मिट्टी को बढ़ाता है, तो इसलिए केचुआ क्या है, किसानों का मित्र भी बोला जाता है। तो यही केचुआ में क्या होता है कि आपका प्लाज्मा हेमोग्लोबिन दोनों क्या होता है, एक तरह से मिल जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, क्या एक फ्यूज तार जो हम लोग क्या बोलते हैं, प्लग में लगाते हैं फ्यूज तार, ठीक है ना। उस फ्यूज तार का मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए। तो जानते हैं कि आपका जब वोल्टेज बढ़ जाएगा तो फ्यूज तार क्या करता है कि मतलब जो भी सामग्री आपके घर में है, चाहे एसी है, चाहे फ्रिज है, चाहे टीवी है, वो सब कुछ जलने से बचाने के लिए फ्यूज तार क्या करता है, अपने गल जाता है, जिससे क्या करता है वहाँ धारा फिर पास नहीं होता है। तो जहाँ भी मतलब कि एक तरह से वोल्टेज बढ़ गया तो फ्यूज तार क्या करता है, जल जाता है। तो जलेगा कब, ये गलेगा कब, जब इसका जो है गलनांक कम होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ क्या देखिए, तो इसका गलनांक कम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या है, अल्प गलनांक, ठीक है। और उच्च प्रतिरोधक क्षमता जब उच्च होता है तभी जाके उससे क्या निकलता है, उष्मा, और वही उष्मा से क्या होता है, गलता है। अगर निम्न होगा तो उससे क्या हो सकता है, धारा आसानी से चल जाएगा। इसका मतलब उसको गलाने के लिए उष्मा चाहिए, उष्मा तब होगा जबकि उसमें प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है ना। गलनांक कम होना चाहिए और प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे सी। उसके बाद बोल रहा है क्या, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा एक तरह से कोलाइडल यंत्र जो है पाया जाता है। तो इसमें जानते हैं कि कोहरा क्या होता है कि पानी आपका हवा है, ठीक है ना। और कोलाइडल यंत्र बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कोलाइडल तंत्र, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोहरा हवा में क्या होता है, भाप, ठीक है ना, पानी का जो भाप होता है वो बन के जब मतलब हवा में मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोहरा, ठीक है ना। तो उसी कोहरा में इसका मतलब क्या हुआ, हवा में द्रव का मिलना। तो हवा में द्रव का क्या है, देखिए गैस में द्रव, पहला ये आंसर आपको दिख रहा है, गैस में द्रव, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो कोहरा हो रहा है तो गैस में द्रव कोलाइडल का एक तरह से क्या है, अभिव्यक्ति है, आंसर ए। उसके बाद बोल रहा है क्या, किसी घोल की अम्लता या क्षारता मतलब एसिड या बेस होगा, इसका ज्ञात जो है पीएच
पीएच मान के पैमाने पर करते हैं। जैसे हम लोग पीएच स्केल देखते हैं ना, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है ना। वो किसके किसके नंबर पे हम लोग पीएच मान निकालते हैं। पीएच मान निकालने का तरीका क्या है, तो वो आपका लॉगरिथमिक हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है कि 1/H+, ठीक है ना। H+ का जो आयन होगा उसी में, क्योंकि जानते हैं एसिड में क्या होता है कि आपका H रहता ही है, हाइड्रोजन तो रहता ही है, और हाइड्रोजन का आयन क्या होता है, प्लस होता है। तो देखते हैं कि हाइड्रोजन का कितना मोल जो है एक तरह से उसमें है, ठीक है ना। किसी किसी एक लीटर सॉल्यूशन में जो आपका मिक्सचर बन के तैयार हुआ, उसमें देखा जाता है कि हाइड्रोजन का कितना आयन है। उसी आयन को जब हम 1/H करके निकालेंगे लॉगरिथमिक से, तो हमको क्या मिलता है आपको, तो पीएच मान। उसी पीएच मान को हम लोग किस में दिखाते हैं, एक लाइन में। अगर 0 मान आ गया तो 0, इसका मतलब बहुत ज़्यादा एसिड हो गया। अगर उसका मान 14 आ गया तो इसका मतलब क्या, एसिड कम हुआ, ज़्यादा बेस हो गया, सबसे ज़्यादा बेस हो गया, इसका मतलब क्षार हो गया, ठीक है। तो ये निकालने का क्या फार्मूला है आपका, log 1/H+। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक हुआ डी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बायोगैस संयंत्र में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो जानते हैं बायोगैस में क्या होता है कि इसमें आपको सड़ा गला चीज़, गोबर तोबर सब इसमें क्या देते हैं ताकि इसमें क्या होता है कि एक तरह से वो सड़ता है। तो सड़ने का काम कौन करता है, किन्वयन के द्वारा, ठीक है। किन्वयन में क्या होता है, छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि इसको क्या करता है कि एक तरह से मतलब कि विघटन करता है, ठीक है ना, विघटन करता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि ये जो है ये प्रक्रिया में किस प्रक्रिया का, मतलब इसमें किस प्रक्रिया का काम होता है, तो इसमें क्या होता है, किन्वयन का, ठीक है ना। किन्वयन के कारण ही क्या होता है कि विघटन होता है, जिससे कि गैस निकलता है, जिसको हम लोग गोबर गैस बोलते हैं, जिसको खाना ईंधन के रूप में हम लोग यूज भी करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन सदृश है, मतलब कि किसके समान है। प्रोटॉन को अगर देखा जाए किसी से समानता अगर किया जाए तो किसके समान है, तो जानते हैं प्रोटॉन का प्लस चार्ज होता है, ठीक है ना, और इसका मास भी होता है। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि हाइड्रोजन अणु के, तो हाइड्रोजन अणु H2 हो जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम देखिए, परमाणु तो H हुआ लेकिन अणु H2 हो गया, तो H2 नहीं होगा क्योंकि H2 में 2 प्रोटॉन हो गया, तो वो तो खत्म हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु, तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु तो बोल रहा है, तो हाइड्रोजन परमाणु में आपका क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन है, उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो यहाँ पे प्रोटॉन भी आ जाता है, ठीक है ना, तो वो गलत हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, हीलियम के नाभिक, तो हीलियम में जानते हैं क्या 2-4, मतलब कि इसमें 2 क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर होता है, मतलब कि परमाणु संख्या, और एटॉमिक भार कितना होता है 4, जो कि प्रोटॉन से नहीं मिलता है। प्रोटॉन का कितना होता है 1, जो कि गलत हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि हाइड्रोजन के परमाणु नाभिक, देखिए हाइड्रोजन के नाभिक में जानते हैं क्या, सिर्फ प्रोटॉन होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन होता नहीं हाइड्रोजन में, ठीक है ना, तो सिर्फ प्रोटॉन होता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का नाभिक जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रोटॉन के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका डी, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है कि सदृश होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि मेंडलीफ जो बनाया था आवर्त सारणी, उसमें दीर्घ आवर्त की संज्ञा जो है किसको दी थी। तो जानते हैं कि मेंडलीफ जो बनाया था उसमें पहला आवर्त में दिया था 2 एलिमेंट को, मतलब 2 तत्व को दिया था, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आपका तीसरा में है। फिर आपका पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब किस में है आपका, मतलब दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये आपका तीसरा में है। तो इसका मतलब क्या है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों क्या है आपका लघु आवर्त। मंडलीफ जो बताया था ये तीनों लघु आवर्त है। और आपका चौथा, पांचवा, ठीक है ना, और छठा, ये सब क्या है आपका दीर्घ आवर्त, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा मतलब कि तत्व इसमें ज़्यादा है, एक एक आवर्त में देखिएगा तत्व ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना, इसको इसीलिए दीर्घ आवर्त बोला गया। तो इसमें देखिए पहला दूसरा तो होगा नहीं, दूसरा लघु आवर्त हो गया, इसका मतलब पहला चौथा पांचवा छठा, तो इसका मतलब 1 3 4, 1 3 4 किस में दिख रहा है, सी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है, 39 का सी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, छोटा करते हैं। उसके बाद देखिए बोल रहा है क्या, अंतरिम जो है सरकार बनी थी जो कि 1946 में जब संविधान एक तरह से बनना शुरू हुआ था, तो उसमें जो है मंत्री को एक तरह से कार्यभार दिया गया था कि ये आप विभाग देखिए, तो उसमें कौन कौन से मंत्री का मिलान करना है, ठीक है ना। देखिए उसमें क्या है, सरदार पटेल, सरदार पटेल को जानते हैं आप, क्या गृह मंत्रालय का दिया था, तो गृह मंत्रालय कहाँ है आपका, 1 का 2 हो गया, तो 1 का 2 बहुत है। राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया था, राजेंद्र प्रसाद को मिला था आपका खाद्य एवं कृषि विभाग, तो यहाँ बी का 1 हो गया, तो बी का 1 भी है। उसके बाद जगजीवन राम को क्या मिला था, ये हमको श्रम विभाग, तो इनका क्या हो गया, सी का 4 हो गया, ठीक है ना, तो सी का 4, तो यहाँ आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया। उसके बाद देखिए क्या, लियाकत अली खान को क्या मिला था, इनको मिला था वित्त विभाग, तो आंसर सबका मिल गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका
2 1 4 3, ठीक है। इसी में एक अगर पूछा जाएगा आपको कि भीमराव अंबेडकर जो थे उनको क्या मिला था, तो उनको है कानून विभाग, ठीक है ना, कानून मंत्री मिला था। ये हमेशा पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर को कौन सा मंत्रालय मिला था, तो कानून मंत्री, ठीक है ना। तो आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो गया आपका सी 40 का। 41 में बोल रहा है क्या, आपका संविधान सभा के लिए चुनाव जो है कब हुआ था। संविधान सभा के लिए मतलब संविधान जब बनना शुरू हुआ था कब हुआ था, आप जानते हैं 1946 में, दिसंबर का समय था, ठीक है ना। दिसंबर का समय था, 9 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद एक तरह से परमानेंट उसमें अध्यक्ष चुना गया, जिसको 13 दिसंबर से फिर उसमें एक तरह से क्या किया गया था कि क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। तो मतलब कि दिसंबर का समय था, लेकिन यही बोल रहा है कि उसका चुनाव कब हुआ था, ठीक है ना। तो सभा का चुनाव जो है आपका जुलाई से अगस्त में ही हो गया था। इसमें जो चुन के आए थे लोग, इसमें कितना 389 पूरा सीट चुन के आए थे पूरा देश से, ठीक है ना। इसमें पूरा देश से चुनाव हुआ था सदस्य का 389। वही 389 लोग क्या थे, संविधान के सभा में मतलब उपस्थित थे। तो वही सब मिल के क्या कर रहे थे, संविधान बनाने का काम कर रहे थे। तो वो संविधान सभा का कब बोला गया है चुनाव हुआ था, तो आपका जुलाई से अगस्त 1946। देखिए सब 46 ही दिया हुआ है, लेकिन इसलिए जुलाई से अगस्त के बीच में हुआ था चुनाव, ठीक है। अगर पूछा जाए कितना सीट आया था, तो 389 सीट। उसके बाद देखिए बोला है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करने के लिए व्यक्ति जो है सीधे उच्चतम न्यायालय पहुंचता है। तो कौन सा भाग है जानते हैं क्या, संविधान में 32 आर्टिकल मतलब आपका अनुच्छेद 32 में ये देता है कि इसमें जो है मतलब फंडामेंटल हम लोग का मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार का किसी तरह का हनन होता है तो हम लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो ये कौन से भाग में आता है, 32 आपका जो है कौन से भाग में आता है, भाग 3 में आता है। क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बात किया है, और मौलिक अधिकार कितना है, मतलब आपका अनुच्छेद 12 से लेके आपका अनुच्छेद 35 तक, मतलब 12 से लेके 35 तक में हम लोग का क्या है, मौलिक अधिकार का बात किया गया है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद में हो जाएगा, 3 अनुच्छेद में। इसी में 32 अनुच्छेद में ही देखिएगा आप रीट होता है, ठीक है। जो रीट कौन जारी करता है, रीट आपका सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। आपका 5 रीट होता है, ठीक है। उसी में आप देखिएगा बंद का आता है रीट, ठीक है ना। तो वो 5 रीट आता है, 5 रीट देखिए कौन कौन सा रीट, ये रीट कौन जारी करता है, तो ये रीट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। बोलेगा कौन से आर्टिकल के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, तो आर्टिकल जो है 32, ठीक है ना। इसीलिए 32 आर्टिकल को क्या बोला गया, संविधान का आत्मा बोला गया है। इसीलिए कौन भीमराव अंबेडकर जी क्या बोले थे कि आर्टिकल 32 जो है संविधान का एक तरह से आत्मा है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 32 में ये प्रावधान है कि आप किसी भी कानून का संशोधन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए भाग 3। उसके बाद देखिए 43 नंबर क्या बोला है, 43 नंबर निम्नलिखित में कौन सा कथन बोला है गलत है, ठीक है। बोला अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार का एक तरह से क्या है अधिकार है, जो कि गलत है। अनुच्छेद जो है 6 प्रकार का अधिकार है, जैसे कि इसमें क्या है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको स्वतंत्र जीने का अधिकार है, आपको देश में कहीं घूरने का अधिकार है, देश में कहीं ज़मीन लेके बसने का अधिकार है, आप किसी को बिजनेस करने का अधिकार है। इस तरह का कितना है, 6 अधिकार है, तो 7 अधिकार नहीं है। जो अनुच्छेद 19 हमको मिलता है तो वो उसमें क्या है, 6 अधिकार है, तो पहला गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बोल रहा है क्या, अनुच्छेद 22 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार एवं निरोध करने का एक तरह से क्या है कि निरोध संरक्षण प्रदान करता है। बिल्कुल मतलब ये सही है, यहाँ गलत पूछा तो ये नहीं होगा, मतलब ये सही है। उसके बाद बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय जो है 32, देखिए यहाँ आ गया ना, अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट है ना, 5 प्रकार के रीट का क्या करता है, जारी करता है। बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद अनुच्छेद 18 के तहत जो है सभी प्रकार के उपबंदियों को अंत किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 18 में क्या है, यहाँ उपाधियाँ क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या आपको अगर भारत रत्न मिला है, तो ऐसा नहीं कि आपको अगर भारत रत्न मिला है नाम के पहले आप भारत रत्न लगाइएगा, नहीं, आप मिला है तो सही है, लेकिन नाम के पहले नहीं लगा सकते हैं। तो 2 चीज़ छोड़ के, ये उपबंधी 2 चीज़ छोड़ मतलब जो उपाधि मिलता है वो 2 चीज़ छोड़ के, एक तो आपका जो सेना में है, जैसे कि मान लीजिए कोई ब्रिगेडियर है तो ज़िंदगी भर अपने नाम के पहले ब्रिगेडियर लगाएंगे, ठीक है ना। कोई अगर कैप्टन है तो कैप्टन लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कि, और एक होता है कि पढ़ाई में, ठीक है ना, मतलब शिक्षा में, जैसे मान लीजिए कोई प्रोफेसर है तो वो अपने नाम के पहले प्रोफेसर लगाएंगे अगर प्रोफेसर का पदवी मिला है। तो ये 2 चीज़ छोड़ के, सेना और शिक्षा को छोड़ के बाकी बात कोई भी जो है अपने नाम के पहले जो है उपाधि नहीं लगा सकता है, ठीक है ना। तो ये किस में है, आर्टिकल आपका कितना 18 में। तो ये भी सही है, तीनों सही है। तो इसके अनुसार गलत कौन है, तो ए, ठीक है ना, ए, जिसमें कि 7 नहीं 6 अधिकार है हम लोग को। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि संविधान के किस भाग में जो है सहकारी समिति का एक तरह से क्या है उपबंध है, मतलब उसके बारे में बोला गया सहकारी समिति के। तो किस में है, तो आपका 9 खो में पड़ता है, ठीक है ना, 9 खो भाग 9 खो में आपका क्या पड़ता है, सहकारी समिति पर क्या है उपबंध है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है,
45 नंबर पर निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता है। देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जब यहाँ पे चुना के गया लोकसभा में लोग, तो उस समय क्या होता है कि वहाँ पे कोई अधिकार मतलब एक तरह से स्पीकर का चुनाव हुआ नहीं, तो उस समय जो तत्कालीन स्पीकर होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम उसकी स्पीकर को क्या कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। तो ये तो हुआ। उसके बाद देखिए स्पीकर को कौन नियुक्त करता है, तो स्पीकर को नियुक्त नहीं करता है। स्पीकर को क्या होता है, लोकसभा के जितने भी आदमी हैं उनका चुनाव करते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से जैसे क्लास में आप मॉनिटर का कैसे चुनाव करते हैं, उसी तरह क्या होता है स्पीकर का लोकसभा के लोग जितना भी हैं उनको चुनते हैं। तो ये किसी से एक तरह से कि नियुक्त नहीं किया जाता है, ये क्या है, चुनाव एक तरह से जीता जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया कि जिनका नहीं होता है तो वो होता है आपका स्पीकर। बाकी बस सबका, जैसे प्रधानमंत्री होगा, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का शपथ भी कौन दिलाते हैं आपको, आपका राष्ट्रपति ही। राज्यपाल तो प्रधान एक तरह से राष्ट्रपति का एक तरह से क्या है, उनका ही अंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बी, स्पीकर। स्पीकर को नियुक्त नहीं किया जाता है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत जो है कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध किया गया था, कौन सा है ये, रोलेक्ट एक्ट 1773 ईस्वी में, ठीक है ना। उस समय क्या था कि इस एक्ट के तहत कंपनी को कोई भी जो है निजी व्यापार करना जो है एक तरह से क्या है, प्रतिबंधित था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 46 का ए, ठीक है, 46 का ए। अब चलते हैं 47 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, एक नए सॉरी संविधान 47 हाँ, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। जैसे संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो आप जानते हैं कि 389 टोटल सीट जो है एक तरह से मतलब एक तरह से वहाँ पे सीट हुआ था, ठीक है ना, टोटल निर्वाचित। तो उसमें संविधान सभा में जो कांग्रेस को कितना मिला था, तो 208, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इन्हीं को मिला था। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, 208। उसके बाद देखिए बोल रहा है क्या, नए राज्य बनाने के लिए, ठीक है ना, संविधान संशोधन की आवश्यकता हो। देखिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है, तो अगर संविधान में वो संशोधन की आवश्यकता होती है तो संशोधन कौन कर सकता है, तो ये पावर सिर्फ आपको कौन देता है, लोकसभा में। अब किस तरह का संशोधन में किस तरह का बहुमत पास होता है, तो जानते हैं क्या है, साधारण बहुमत, ठीक है ना, इसमें साधारण बहुमत। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ये अब किसी को लगता होगा 2/3 बहुमत और आधे राज्य, नहीं, ये जब राज्य के बारे में बात होगा, जैसे किसी पावर का एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरह से वितरण होगा, उसमें आपको 2/3 से मतलब एक तरह से क्या होगा, आधे से ज़्यादा राज्य का एक तरह से क्या होगा, उसमें सहमति चाहिए। इसमें क्या है कि संशोधन किया जा रहा है, तो संशोधन क्या है, साधारण आपका बहुमत से किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। उसके बाद देखिए बिहार में जो है कुल संसदीय सीटें, देखिए संसदीय सीटें यहाँ है, याद रखिएगा, यहाँ लोकसभा सीटें नहीं पूछा है। संसदीय सीटें मतलब होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है ना। तो लोकसभा में जानते हैं बिहार का कितना है 40 और राज्यसभा में कितना है 16, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 56। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है ना। संसदीय सीटें कितना है आपका 56। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 50 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिहार में जो है चौकीदार कर नहीं देंगे, ठीक है ना, चौकीदार कर मतलब टैक्स नहीं देने। तो इसका जो है एक तरह से अभियान किसने शुरू किया था, सॉरी कहाँ शुरू हुआ था, ठीक है ना, कहाँ शुरू हुआ था। तो ये अभियान जानते हैं कि बिहार में जो है चंपारण में शुरू हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिहार के चंपारण में, ठीक है ना। और ये कब शुरू हुआ था अगर पूछा जाए तो आपका 1930 ईस्वी में, जबकि देश में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हो रहा था, तो उस समय बिहार में क्या हुआ था कि चौकीदार कर जो है नहीं देंगे, इसका अभियान तरह शुरू हो रहा था, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। आंसर यहाँ पे ए। उसके बाद देखिए कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है किस अधिवेशन के बाद हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था ये जानते हैं आप, स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। इस आंदोलन का अधिवेशन मतलब कि किस अधिवेशन के बाद हुआ था स्वदेशी आंदोलन, जानते हैं कि 1905 में जो अधिवेशन हुआ था वो आपका बनारस में हुआ था, ठीक है ना। तो मतलब एक तरह से क्या है, बनारस अधिवेशन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन का एक तरह से क्या हुआ, शुरुआत हुआ। तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर आपका सी, बनारस आंदोलन। उसके बाद देखिए क्या, बनारस मतलब अधिवेशन। उसके बाद बोल रहा है कि चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख किसान कौन थे, मतलब कौन ऐसे किसान थे जो कि एक तरह से क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। तो कौन थे, आप जानते हैं कि राजकुमार शुक्ल, ठीक है ना, राजकुमार शुक्ल, जो कि गांधी जी यहाँ चंपारण में आए थे आपका 1917 ईस्वी में, चंपारण क्रांति में, ठीक है ना। जो कि यहाँ पे नील की खेती के लिए क्या होता था, ये जो अंग्रेज था वो बोलता था कि नहीं खेत में आप जो है नील ही उपजाओगे, क्यों कि नील जो है अंग्रेज को एक तरह से फ़ायदा होता था, और नील की खेती उपजाने के यहाँ किसान जो है मंजूर नहीं थे, क्योंकि नील का खेती जब किसान करता है तो उसका खेत जो है बंजर हो जाता है। नील जो है क्या करता है, खेत को बंजर कर देता है। तो इसी के अथी में विरुद्ध में क्या हुआ था, यहाँ पे आवाज़ उठा था। तो आवाज़ उठाने वाले जो पहले जो कृषि थे, मतलब यहाँ पे नेता, मतलब एक तरह किसान नेता, वो कौन थे, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। तो आंसर देखिए 53 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा
1934 में संगठित जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी संबंधित नहीं है। देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है कब बना था ये भी जान लीजिए। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है आपका 1900 यहाँ बोला भी जा रहा है कि 1934 आपका 34 गठबंधन एक तरह से क्या गठित हुआ था। तो इसमें क्या थे कि जो समाजवादी, ठीक है ना, समाजवादी विचारधारा के एक तरह से प्रचारक जो थे मतलब कांग्रेस में, तो उस प्रचारक क्या करते थे कि एक जो है एक तरह से इनका प्रचार प्रसार हो, तो इसीलिए ये पार्टी का निर्माण किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण समाजवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए किया गया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन थे, इसमें आपका देखिए क्या क्या थे। इसमें आपका जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है ना। इसमें आचार्य नरेंद्र देव थे। इसमें आपका पटधर्व थे। जो है नहीं थे ये सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। इसमें बोले कि अगर जो नहीं थे तो वो क्या हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं पूछा है तो नहीं कौन हो जाएंगे यहाँ पे, डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय जो है ब्रिटिश में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे। तो पहले जानिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब का। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 से 1931 हुआ था, मतलब 1930 के नवंबर में शुरू हुआ था और 1931 के जनवरी तक चला था, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए कब हुआ था तो मतलब एक तरह से स्टार्टिंग वाला ही बोलेंगे हम लोग 1930 में, ठीक है ना। अगर 1930 से 31 भी कहीं दिया हुआ रहेगा तो वो सही रहेगा। उसमें बोल रहा है कि उस समय वहाँ पे जो प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय जो प्रधानमंत्री था आपका वहाँ पे आपका रेमसे, ठीक है ना, रेमसे मैकडोनाल्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, बी, रेमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि दूसरा कब हुआ था गोलमेज सम्मेलन, था आपका दूसरा जो हुआ था आपका 1930 से 31 हो गया, 1931 में हुआ था क्योंकि जनवरी तक खत्म हो गया था। जनवरी से दिसंबर तक किसका चला था, आपका 31 का, मतलब दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका चला था 1931 हो गया 1932, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि कौन ऐसे भारत के नेता थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो वो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र जो है किसके बीच का संघर्ष का अखाड़ा था। तो प्रारंभिक मध्यकाल मतलब किसको बोलते हैं हम लोग, सल्तनत काल, जिसमें सल्तनत काल एक तरह से स्टार्ट हुआ था। तो उसमें बिहार का क्षेत्र जो है वो किसके बीच में संघ का अखाड़ा था, जानते हैं। बिहार में एक तो दिल्ली का शासक था और एक जो है आपका बिहार के बगल में बंगाल का शासक था। तो दिल्ली और बंगाल के बीच में एक तरह से क्या था, बिहार फंसा हुआ था, ठीक है ना। तो दिल्ली और बंगाल के मतलब एक तरह से बंगाल का नवाब और दिल्ली का शासक, इसके बीच में क्या था, दोनों बिहार फंसा हुआ था। तो आंसर किसके बीच में संघर्ष का एक तरह से अखाड़ा था, तो बी हो जाएगा, बंगाल और दिल्ली के बीच में। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी जो है प्रतिक्रिया में आरंभ की गई, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन क्यों स्टार्ट किया गया। तो जानते हैं क्या, भारत छोड़ो आंदोलन आपका क्रिप्स मिशन जब आया था, तो क्रिप्स मिशन क्या हुआ था कि वो जो है यहाँ के बातों को एक तरह से क्या किया था, एकदम पूरा नज़रअंदाज कर दिया था, जिसके कारण क्या भारत छोड़ो आंदोलन जो है गांधी जी ने शुरू किए थे। तो वो कब शुरू हुआ था, 1942 ईस्वी में, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन, इसी को हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज ये कब हुआ था, 1942 में। आप जानते हैं कि अगस्त में हुआ था, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, ठीक है ना, अगर बोला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी, क्रिप्स मिशन 56 का बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 57 में बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। प्रथम एंग्लो जो है अफगान युद्ध जो है उस समय क्या क्या था, ऑकलैंड था गवर्नर, बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रथम एंग्लो जो है वर्मा युद्ध हुआ था उस समय जो आपका एमहर्स्ट था, सही है। उसके बाद तृतीय एंग्लो युद्ध था उसमें हार्डिंग था, गलत है, ठीक है ना। हार्डिंग तो आप जानते हैं क्या कब था, आपका 1905-6 के आसपास था हार्डिंग, ठीक है ना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, ये गलत है। तो ये जो है आपका इसमें हार्डिंग नहीं होगा, इसमें कौन होगा, हास्टिंग, ठीक है, हास्टिंग। तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ आपका, जो गलत है यहाँ पे ये। और उसके बाद अंग्रेज सिंध जो है उसको जानते हैं कि एल्बेनारो था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, आंसर सी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है आपका, हाँ यहाँ बोल रहा है कि समाजवाद क्यों, ये पुस्तक जो है किसने लिखी थी। तो समाजवाद क्यों ये पुस्तक किसने लिखी थी, जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण। तो आंसर पे क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित, मतलब कि दरबार में लॉर्ड कैनिंग, जानते हैं क्योंकि 1857 के समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो है महारानी विक्टोरिया की एक तरह से उद्घोषणा, महारानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा थी उसने पढ़ा था। तो कहाँ पे पढ़ा था, तो ये आपका देखिए दिल्ली में नहीं, ठीक है ना, आपका कहाँ लखनऊ में भी नहीं था, कलकत्ता में भी नहीं था, ये इलाहाबाद में पढ़ा गया था, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा भयानक जो है एक तरह से ये एक तरह से जो आतंक ये शुरू हुआ था क्रांति, वो यूपी से ही हुआ था, उत्तर प्रदेश में ही, इसलिए कहाँ पढ़ा गया था, इलाहाबाद, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 59 का हो गया
साइड में बोल रहा है कि शिवाजी को औरंगजेब ने क्या किया, 16 ईस्वी को क्या करे, जयपुर भवन में कैद कर लिया था। ठीक है, वहाँ से शिवाजी किस तारीख को भाग निकले थे, तो वहाँ जानते हैं कि शिवाजी भाग निकले थे तो जो मई के 3 महीना बाद, ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त मतलब 16 अगस्त को ये क्या किए थे, भाग निकले थे। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 16 अगस्त 1666 ईस्वी को क्या किए थे, वहाँ से भाग के निकल गए थे। तो आंसर यहाँ पे ए। उसके बाद देखिए बोल रहे क्या, 1580 ईस्वी में अकबर द्वारा एक जो है नवीन कर प्रणाली मतलब टैक्स प्रणाली जो है, किसका नाम क्या था, दहसाला बंदोबस्त किया गया था। ठीक है ना, इसको क्या होता है, टोंडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, क्योंकि टोंडरमल जो था वो कर को एक तरह से क्या करता था, मैनेज करने वाला था। ठीक है ना, कर संभालने वाला था। तो उस व्यवस्था का अंतर्गत जो है कि भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, जानते हैं भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में, जिसमें क्या था, पोलाज था, परती था, चाचर था और बंजर था। ये 4 भागों में क्या गया था, भूमि को बांटा गया था और उसी के अनुसार क्या है, कर देना पड़ता था। मतलब जो बंजर भूमि है उसमें कम दो, जिसमें ज़्यादा उपज होता है उसके अनुसार मतलब कि बांटा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितने भागों में, 4 भागों में। ठीक है, उसके बाद देखिए 62 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था, तो एक तरह से किस सूफी सिलसिले को अपनाया था, तो कौन सा सूफी था, नक्शबंदी। इसका क्या था, नक्शबंदी, जो कि एक तरह से क्या होता है कि बहुत ही धार्मिक, जो बोलते हैं कि उस धर्म को मानने वाले एक तरह से कट्टर वाले बोलते हैं, तो वो वाले थे। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नक्शबंदी। ठीक है, तो आंसर बी। उसके बाद देखिए बोले एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण जो है किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था। तो जानते हैं कि एलोरा का जो मंदिर है अजंता एलोरा में, वो किसने करवाया था, ये जो आपका राष्ट्रकूट जो है एक शासक मतलब एक तरह से वंश जो था राष्ट्रकूट, वो उसने करवाया था। अगर पूछा जाए कि उसमें जो कौन शासक थे अगर करवाने वाले, तो वो हो जाएगा आपका कृष्ण प्रथम। वो जो है राष्ट्रकूट वंश के ही एक क्या थे, शासक थे, जिन्होंने क्या है अजंता एलोरा में आप वहाँ देखते होंगे कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, वो ये मतलब कि यही करवाए थे। कौन करवाए थे, कृष्ण प्रथम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, राष्ट्रकूट। उसके बाद बोल रहा है कि किस बौद्ध संगीति में, ठीक है ना, संगीति के आयोजन के बाद महात्मा बुद्ध को देवता माना गया था। ठीक है ना, तो किन के बाद जानते हैं क्या, प्रथम में नहीं, द्वितीय में नहीं, देख जानते हैं चौथा जो अथी हुआ था, संगीष्टि हुआ था, तो इसमें बौद्ध धर्म क्या होता है, 2 भागों में बट गया था। एक आपका क्या था, हिनायाना था, एक आपका महायाना था। तो महायाना जानते थे कि वो कट्टर होता था। ठीक है ना, वो क्या होता था कि जो भगवान एक तरह से बुद्ध जो बोल दिए हैं मतलब उन्हीं बात को मानना है। ठीक है ना, एक से पत्थर का लकीर है तो उन्हीं बात को मानना थी। ये क्या थे, महायाना जो थे उनको क्या, बुद्ध को भगवान मानते थे। तो भगवान का उपाधि एक तरह से कहाँ से मिला, महायाना से। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा कि कौन से मतलब एक तरह से संगीति में इस तरह का बात हुआ था कि महात्मा बुद्ध को भगवान का उपाधि दिया था, चौथे में। ठीक है ना, और बोला जाएगा किसने दिया था, तो वो आपका महायाना होगा। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक में नागार्जुन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो नागार्जुन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत जानते हैं कि इसमें था माध्यिका सूत्र। ठीक है, जिसमें माध्यिका सूत्र इसमें जो है, इसीलिए नागार्जुन को आज के डेट में क्या बोला था कि वो सापेक्षता का नियम जो है किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन बोलते हैं ये आइंस्टीन ने दिया था। और इसीलिए इसको नागार्जुन को क्या बोलते हैं कि भारत का आइंस्टीन। ठीक है ना, इंडिया का आइंस्टीन नागार्जुन को बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सापेक्षता का एक तरह से सिद्धांत दिया था। तो कौन सा बुक था, तो वो बुक जो है माध्यिक जो है सूत्र था। तो आंसर अगर बोला जाएगा सूर्य सिद्धांत जो है किसने दिया था, जानते हैं ये आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया था ये बुक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर तो आपका ए हो जाएगा, 65 का ए, माध्यिक सूत्र। उसके बाद 66 में देखते हैं, भारत में सबसे पहले जो है सोने के सिक्का जो है किसके द्वारा चलाया गया था। सोने का सिक्का सबसे पहले हिंदू यूनानी के द्वारा चलाया गया, सब जानते हैं, क्योंकि हिंदू यूनानी जो है सबसे पहले यहाँ सोने का सिक्का चलाया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का किसने चलाया, तो वो जो है गुप्त वंश। सबसे ज़्यादा मात्रा में मतलब सोने का सिक्का सबसे ज़्यादा मात्रा में किसने चलाया, तो वो गुप्त वंश हो जाएगा। लेकिन अगर बोला गया सबसे पहले किसने चलाया, तो वो आपका हिंदू यूनानी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, हिंदू यूनानी सबसे पहले का बात बोला है। ठीक है ना, 66 हो गया। 67 में देखता है कि वैदिक काल में बोल रहा है कि निम्नलिखित में वैदिक काल के ग्रंथों में सिंचाई के साधनों के लिए नहरों का उपयोग की जानकारी जो है किन ग्रंथों में मिलती है। तो जानते हैं कि नहरों का उपयोग का ग्रंथ किस में मिलता है, अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में मिलता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, अथर्ववेद, क्योंकि इसी में जो है आपका
कृषि के बारे में मतलब बात किया गया है, हल के बारे में बात किया गया है, तो नहरों के बारे में भी इसी में बात किया गया है तो अथर्ववेद में, ठीक है ना। और जानते हैं क्या, आयुर्वेद में आपका मंत्र के बारे में होता है, सामवेद में आपका संगीत के बारे में होता है, ठीक है ना। और आपका यजुर्वेद में आपका किसके बारे में होता है कि दवाई जड़ी बूटी के कारण होता है ना। तो सी, तो आंसर इसका यहाँ क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 68 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सी बेरोजगारी समग्र मांग की कमी तथा निष्क्रियता मतलब उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है तथा मांग की वृद्धि के साथ ही समाप्त हो जाती है। मतलब क्या है कि अगर मांग कम हो जाती है तो आपको क्या है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। अब मांग जैसी बढ़ जाती है मतलब एक तरह से मांग बढ़ती है तो बेरोजगारी भी खत्म हो जाती है। तो वो बोल रहा है कि कौन सा नियम है, तो ये जो है चक्रीय नियम है। जानते हैं क्या, ये विश्व में एक बार चक्रीय नियम आता ही है, ठीक है ना। जैसे कि 2008 में बेरोजगारी का आया था, उस समय क्या हुआ था कि आपका मांग ही घटने लगा था। तो मांग घटने लगा तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनाने वाला मान लीजिए कि 100 आदमी को रखा है, तो अब जब मांग घट रहा है तो वो उत्पाद तो करेगा नहीं, तो नहीं करेगा तो जो आदमी को रखा है तो वो क्या 100 की जगह 50 आदमी को रखा है, तो 50 आदमी को बाहर निकाल दिया, 50 आदमी, इसका मतलब बेरोजगार हो गया। तो इस क्या होता है कि मांग पे जो है बेरोजगारी भी क्या करता है, निर्भर करता है। तो इस तरह का जो मांग होता है उसको क्या बोलते हैं, चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है, जो कि समय के साथ आते आते समाप्त हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। उसके बाद बोलता है कि मांग का नियम, मांग का नियम जो है संदर्भ में किसके संबंध में सही है। तो मांग का नियम क्या बोलता है कि अगर मांग बढ़ेगा, ठीक है ना, अगर मांग बढ़ेगा आपका तो सॉरी, अगर मांग बढ़ेगा तो जानते हैं कि कीमत क्या होगा, घट जाएगा। अगर कीमत बढ़ेगा तो मांग घट जाएगा, है ना। दोनों एक दूसरे से क्या होता है, मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ सस्ता मिल रहा है तो आप ज़्यादा लीजिएगा, तो ज़्यादा लेने का मतलब क्या है, मांग बढ़ गया, ठीक है ना। मतलब एक चीज़ की जगह पे 2 चीज़ लेना है तो इसका मतलब ज़्यादा मांग हो गया। तो इसीलिए क्या होता है, देखिए कीमत घटने पे मांग बढ़ती है, बिल्कुल सही। उसके बाद बोल रहा है कीमत बढ़ने से मांग घटती है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद बोल रहा है कि कीमत बढ़ने से मांग बढ़ती है, जो गलत। तो आंसर क्या हुआ 1 और 2, तो 1 और 2 किस में है, सी। मतलब कि दोनों एक दूसरे की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब कि अगर दाम बढ़ेगा तो मांग घटेगा, बढ़ेगा तो दाम घटेगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 69 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है, 1 2। उसके बाद देखिए 70 में क्या बोल रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ठीक है ना, ये रिपोर्ट एक तरह से तैयार करता है। ये बोलता है कि कौन सा संस्था ये रिपोर्ट तैयार करता है। तो यहाँ इकोनॉमिक्स का बात हो गया तो कौन करेगा, ये वर्ल्ड बैंक करेगा, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है कि पैसे का बात, ठीक है ना, मुद्रा का बात, उसमें कौन करेगा, आपका वर्ल्ड बैंक करेगा। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका यूएसए में पड़ता है, ठीक है ना, यूएसए में मतलब कि अमेरिका में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। उसके बाद बोला है निम्नलिखित में कौन सा संबंध जो है फिलिप्स कर्व, मतलब जो फिलिप्स जो है वक्र के एक दर्शाता है। तो फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है कि किस तरह मतलब कि मुद्रा स्फूर्ति होता है, उसके अनुसार बेरोजगारी किस तरह होता है। मान लीजिए कि मुद्रा स्फूर्ति ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, तो बेरोजगारी भी उसके अनुसार कि घटता है बढ़ता है, उस एक कर्व से मतलब दिखाया जाता है। तो उसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलिप्स कर्व। तो ये फिलिप्स ने दिया था तो इसलिए फिलिप्स कर्व बोलते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है कि मुद्रास्फीति, ठीक है, मुद्रास्फीति का दर और बेरोजगारी का दर, इस दोनों को क्या करता है, एक तरह से ग्राफ के मतलब कि ग्राफ वक्र के द्वारा क्या करता है, दिखाने का कोशिश करता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा कि मुद्रास्फीति और जो है बेरोजगारी दर, ठीक है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर, इस दोनों को क्या करता है, इस दोनों के बीच दिखाने का कोशिश करते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की फ्री इंटरनेट सेवा देने का काम देश का पहला राज्य किसने किया है। तो किसने किया है, वो सबसे पहले आपका केरल किया है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये करंट का क्वेश्चन है, केरल किया है, ठीक है। तो आपका आंसर ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 73 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। ये हमेशा कर, प्रत्यक्ष कर हमेशा देखा कीजिए, ठीक है। देखिए निगम कर क्या होता है, कॉरपोरेट कर, तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष कर। आय कर क्या होता है, जो हम लोग कमाते हैं, जैसे हम लोग के बैंक में आता है पैसा, हम लोग के पास में आता है, उसमें कर देना होता है, तो वो कर क्या है, प्रत्यक्ष कर, क्योंकि हम लोग के सामने कटता है। सीमा शुल्क देखिए हम लोग को पता नहीं होता है कि सीमा पे कितना शुल्क लग रहा है, तो ये अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। मतलब कि हम लोग को दिखा के शुल्क नहीं लगता है, तो ये अप्रत्यक्ष कर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें अप्रत्यक्ष कर मतलब प्रत्यक्ष कर नहीं है, मतलब अप्रत्यक्ष कर, तो ये क्या हो जाएगा, सीमा शुल्क। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। निम्नलिखित में किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, ठीक है ना, और चीनी मिट्टी प्राप्त होता है। तो जानते हैं क्या, चूने का पत्थर या बलुआ पत्थर ये कहाँ मिलता है, ये राजस्थान में ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो राजस्थान में कौन सा एक तरह से चट्टान अति है राजस्थान में, तो राजस्थान में आपको आपका विंध्याचल जो है वो राजस्थान में है।
विंध्याचल कहाँ पड़ता है आपको? राजस्थान में। राजस्थान, हरियाणा, ये सब क्या होता है? विंध्याचल रेंज में ही आता है। मध्य प्रदेश, ये सब कहाँ? विंध्याचल में आता है। इसीलिए देखते हैं वहाँ पे आपको टाइल्स ज़्यादा मिलेगा, सीमेंट ज़्यादा मिलेगा, बलुआ पत्थर ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो अब ये देखो गोंडवाना में क्या होता है कि गोंडवाना आपका जो है आपका कहाँ, झारखंड के आसपास वाला इलाका में होता है। जैसे झारखंड का आसपास कौन है कि आपका बंगाल है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, ठीक, छत्तीसगढ़ है, ये सब झारखंड के आसपास है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलता है? कोयला मिलता है गोंडवाना इलाका में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, धारवाड़ इलाका में आपका क्या होता है कि ये आपका दक्षिण भारत में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कीमती सामान मिलेगा आपको, जैसे सोना, चांदी, ये सब सामान आपको ये मिलता है। ये दक्षिण भारत का इलाका है, ठीक है। तो याद रखिए ये इलाका देखिए कि कहाँ कहाँ क्या है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, 74 का डी, विद्वान। उसके बाद देखिए 74 हो गया, 75। 75 में बोल रहा है क्या, हाल ही में WHO जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन संबंधित जो है किसने समाप्त किया था? मतलब अपना सदस्यता जो है किसने समाप्त कर लिया था विश्व स्वास्थ्य संगठन से, मतलब वो निकल गया है। किसने निकला था? वो अमेरिका। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि देखिए जो कोरोना आया था, कोरोना क्या होता है, चाइना में चाइना शुरू हुआ था, वुहान शहर से। तो चाइना में क्या हुआ था, जब वुहान शहर से निकला था तो उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसके प्रति क्या है, अपना जो है सक्रियता भागीदारी नहीं दिखाया। मतलब उसको क्या होना चाहिए कि उसमें सक्रिय भागीदारी दिखाना चाहिए और पूरे विश्व को बोलना चाहिए कि नहीं, कोरोना एक महामारी बीमारी है, आप लोग जो है मतलब कि सतर्क हो जाओ। तो ये चीज़ जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया नहीं, जिसके कारण क्या है, अमेरिका जो है क्रोधित हो गया और वो क्या किया, उससे निकल गया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अमेरिका। उसके बाद बोला है कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जैव विविधता मतलब क्या होता है? जैविक जो है विविधता, मतलब कि अलग अलग जैव जीव हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, ये भी सही है। उसके बाद बोले विभिन्न प्रकार के जंतु, जो खाली जंतु ने, दोनों होना चाहिए, जंतु और आपका पौधे दोनों होना चाहिए। उसके बाद बोला निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जंतु होते, ये तो और भी सही है। इसका मतलब अगर सबसे सही आंसर मानना होगा तो क्या मानेंगे, कोई एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे? सी। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि भारत सरकार द्वारा वन नीति, ठीक है ना, वन नीति जो है किस वर्ष लागू किए गए थे? तो भारत सरकार जो है वन नीति सबसे पहले क्या किया गया था आपका? 1988 ईस्वी में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1988, ठीक है ना। तो आंसर 1988 ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, ग्रीन जो है मफलर, ग्रीन मफलर जो है संबंधित है। जानते हैं ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो आपका ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। जैसे कि मान लीजिएगा आपका बाइक है, बाइक में देखते हैं यहाँ पे साइलेंसर लगा के रखते हैं। साइलेंसर क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसका आवाज़ जो है कम निकले, ठीक है ना। अगर साइलेंसर नहीं लगाइए देखिए बहुत ज़्यादा वो आवाज़ करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए साइलेंसर हम लोग लगाते हैं। प्रदूषण के लिए नहीं लगाते हैं, प्रदूषण तो उसमें भी होता है, लेकिन साइलेंसर इसलिए लगाते हैं कि इसमें जो है ध्वनि प्रदूषण ना हो, मतलब इससे आवाज़ ज़्यादा तेज ना निकले, ठीक है ना। तो आवाज़ कम कर देता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मफलर, ठीक है ना। इसके अंदर का देखते हैं जो सामान होता है उसको हम बोलते हैं मफलर। मफलर मतलब क्या? लपेटना, तो वही लपेटा हुआ रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, सी। उसके बाद निम्नलिखित में बोल रहा है कि किस नदी का उद्गम जो है हिमालय के महाभारत से, महाभारत किसको बोलते हैं? महाभारत बोलते हैं नेपाल वाले इलाका को, ठीक है। नेपाल मतलब क्या? एक तरह से नेपाल से नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए आपका क्या देखते हैं, महानंदा नेपाल से होता है, कमला नेपाल से होता है, बागमती नेपाल से होता है, अजय जो होता है वो बिहार से होता है, ठीक है ना। ये बिहार, तो ये किस कौन नहीं होता है? तो वो आपका हो जाएगा डी, अजय। उसके बाद बोले निम्नलिखित में किस हिमालय की सबसे नवीनतम जो है श्रेणी है? तो हिमालय का जानते हैं 3 श्रेणी है आपका। सबसे उत्तर में जो श्रेणी है उसको विरहद हिमालय बोलते हैं, जिसको क्या हिमाद्री भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिम बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना, बर्फ जमा हुआ। उसके बाद बीच वाले हिमालय को क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ठीक है, या निम्न हिमालय इसको बोलते हैं। और सबसे नीचे वाले हिमालय को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं क्या? शिवालिक, ठीक है, इसको शिवालिक बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, कौन से हिमालय सबसे नवीन है? तो देखिए सबसे उत्तर में जो है ना वो सबसे पुराना है, ओल्ड है, सबसे पुराना। और सबसे जो दक्षिण में जो शिवालिक है वो क्या होता है? सबसे नई है। तो यहाँ सबसे नया कौन हो गया आपका? शिवालिक। तो शिवालिक रेंज कहाँ में मिल रहा है? एक ही मिल रहा है, डी। तो इसका मतलब क्या हो गया? शिवालिक, यहाँ पे डी हो जाएगा आंसर। सबसे नया जो नवीनतम पूछा गया तो शिवालिक रेंज हो जाएगा, जो तीसरा है। उसके बाद बोल रहा है क्या है, लुसाई जो है पहाड़ी वो कहाँ मिलती है? तो लुसाई पहाड़ी कहाँ मिलती है? आप जानते हैं कि लुसाई पहाड़ी मिजोरम में मिलती है। इसको क्या बोलते हैं? मीजो पहाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसका मीजो पहाड़ी भी बोलते हैं, या इसको ब्लू, ठीक है ना, ब्लू पीक भी बोलते हैं। मिजो पहाड़ी या ब्लू पीक, इसका मतलब एक तरह से उपनाम है। तो ये कहाँ पे पड़ता है? मिजोरम में। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी। उसके बाद बोल रहे हैं निम्नलिखित में किस श्रेणी में खनिज संग्रहालय जो है, खनिज संग्रहालय एक तरह से बोला जाता है कि किस श्रेणी को? तो इसमें जानते हैं सतपुड़ा आपका कहाँ हो, जब मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद अरावली कहाँ राजस्थान में पड़ता है, विंध्याचल कहाँ मतलब एक तरह से विंध्याचल कहाँ पर पड़ता है?
महाराष्ट्र, ये कौन सी कहते हैं, मध्य प्रदेश, ये सब इलाका में वो सब दक्कन का पठार थी। इसमें अरावली की जो पहाड़ी है इसके अथी को क्या बोलते हैं हम लोग, खनिजों का संग्रहालय। ठीक है ना, यहाँ पे अरावली अरावली पहाड़ी को, जो कि आपका कहाँ कहाँ फैला हुआ है, राजस्थान में फैला हुआ है, हरियाणा में फैला हुआ है, दिल्ली तक फैला हुआ है। देखते हैं अरावली पहाड़ी आपको दिल्ली तक आती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, अरावली पहाड़ी। ठीक है ना, अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि हम लोग खनिजों का म्यूजियम बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिएगा, बोला 83, ये नंबर क्या बोल रहा है, 83 नंबर। बोला है निम्नलिखित में कौन औसत्य है, औसत्य के बारे में बोला है। गुजरात राज्य जो है समुद्री तट सबसे ज़्यादा लंबी है। तो गुजरात राज्य का समुद्री तट जो है आपका कितना है, 1600 किलोमीटर के आसपास, जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये तो सही है। उसके बाद बोल रहा है कि भारत में कुल 9 राज्यों में एक तरह से समुद्री तट पास करता है। बिल्कुल समुद्री तट 9 है। जैसे मान लीजिए कि गुजरात से थोड़ी, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु, या फिर ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया। तो इधर 5 इधर 4, कितना हो गया, 9 हो गया आपका। तो आंसर ये भी सही है। उसके बाद बोल रहा है भारत की औसत समुद्री तल चेन्नई तट से नापी जाती है। समुद्री तल जो है चेन्नई नापी जाती है। आप देखे होंगे कहीं पे बोलता होगा कि समुद्र तल से इतना ऊंचाई, तो कहाँ से लिया गया, वो जो है चेन्नई तट से लिया गया। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो भी सही है। उसके बाद बोल रहा है कि भारत में कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट के को स्पर्श करते हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तट को स्पर्श करते हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को कौन सा करते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, 4 केंद्र शासित प्रदेश आपका नहीं, अच्छा हाँ, केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि जो आपका द्वीप है, जैसे लक्षद्वीप हो गया, आपका अंडमान निकोबार हो गया, 4 सही है। तो ये भी सही है। इसका मतलब क्या हो गया, आंसर आपका चारों सही है। तो यहाँ औसत्य पूछा था, तो औसत्य, यहाँ तो चारों औसत्य तो नहीं, चारों सत्य, यहाँ पे औसत्य की जगह पे सत्य होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सत्य। इसका मतलब चारों सत्य है आपका। ठीक है ना, तो आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे औसत्य की जगह पे सत्य होना चाहिए। 43 का सुधार कर लीजिएगा, औसत्य की जगह पे सत्य होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाए, 43 का सत्य, सभी सत्य। उसके बाद देखिएगा 84 का बोल रहा है। 84 में बोल रहा है माता टीला बांध जो है वो कहाँ पड़ता है। तो माता टीला बांध आप जानते हैं कि यूपी में पड़ता है। ठीक है, और यूपी में कौन नदी पे, बेतवा नदी पे। ठीक है, बेतवा नदी थी, यूपी, याद रखिएगा, यूपी में पड़ता है माता टीला बांध। उसके बाद बोल रहा है कि भारत में अंडमान निकोबार में स्थित जो है नारकोंडम ज्वालामुखी जो है किस प्रकार की ज्वालामुखी है। आप जानते हैं क्या, जो भी ज्वालामुखी भारत में है वो सिर्फ क्या है, अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, वो सबसे 2 ज्वालामुखी भारत में पड़ता है, जिसमें एक जो है आपका नारकोंडम पड़ता है और एक आपका कौन है, बैरन। ठीक है, नारकोंडम जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है, मतलब कि एक तरह से सोया हुआ है, ये कभी एक तरह से जगता है कि नहीं जगता है ऐसा मतलब नहीं, बहुत दिन से ये सक्रिय है नहीं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, लेकिन जो बैरन होता है उसको हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। ये क्या हुआ था, मतलब अभी से 30-40 साल पहले इनका एक तरह से क्या हुआ, ज्वालामुखी यहाँ से फूटा था, इसीलिए इसको सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। तो भारत में अगर बोला जाएगा एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में है, लेकिन यहाँ पूछा गया कि इसके नारकोंडम के बारे में, तो नारकोंडम क्या होता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, मतलब सोया हुआ। सक्रिय जो पूछेगा वो बैरन है। ठीक है, वो भी कहाँ पड़ता है, वो अभी आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो यहाँ पे आपका बी, प्रसुप्त। उसके बाद बोल रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जो है साक्षरता दर थी। तो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक थी 2011 के जनगणना के अनुसार, वो आपका लक्षद्वीप में पड़ता था, जो आपका 91% के आसपास था। ठीक है, अगर राज्य में पूछा जाए, क्योंकि केंद्र शासित का बात बोला है, अगर राज्य में पूछेगा तो अब राज्य में जो केरल तो जानते ही हैं, केरल में 99% के आसपास था साक्षरता दर। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद बोला है निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह जो है ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय मतलब क्या होता है कि एक तरह से वो बंदरगाह प्राकृतिक रूप से बना हुआ था, उसमें कुछ एक तरह से करना नहीं पड़ा, मतलब एक तरह से बंदरगाह था, वहाँ पे आदमी बसा हुआ था और वो बंदरगाह भी बसा हुआ था प्राकृतिक रूप से। तो कौन सा बंदरगाह था, तो ये आपका कांडला बंदरगाह पड़ता है, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ज्वारीय बंदरगाह देखिए और भी जगह आपको मिलेगा। एक तो आपका जो इधर पूर्वी पश्चिमी घाट में यहाँ तो आपका अथी है, कुछ गुजरात है, तो वहाँ पे आपका कंडला बंदरगाह पड़ता है। और एक यहाँ पे जो बंगाल है, बंगाल के पास क्या होता है कि यहाँ पे जो कलकत्ता है, कलकत्ता बंदरगाह पे जो है वो भी ज्वारीय बंदरगाह है। तो टोटल मतलब 3 बंदरगाह ऐसा है जो कि ज्वारीय है। ठीक है, तो आपका कंडला भी क्या है, ज्वारीय बंदरगाह। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडला। उसके बाद बोला है कि नागरहोल जो है नागरहोल जो है नेशनल पार्क वो कहाँ पे है। तो नागरहोल कहाँ पे, कर्नाटक में, सब जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में बोल रहा है क्या, भारत के सबसे पश्चिम, तो भारत का पहले नक्शा बना लीजिए। ठीक है, तो पश्चिम किधर हो गया ये, ठीक
ठीक है। पश्चिम बोल रहा है, पश्चिम में कितने डिग्री में, एक जो है गौरमोथा एक क्या है, जगह है पश्चिम का, सबसे पश्चिम, ठीक है ना, जो कि गुजरात में पड़ता है। उसमें बोल रहा है कि कहाँ पे स्थित है, मतलब डिग्री में दिया हुआ है, कौन सा देशांतर में स्थित है। तो जानते हैं क्या कि पश्चिम में हम लोग देशांतर से जब जाते हैं तो यहाँ पे कितना देशांतर लिखते हैं, 68 डिग्री देशांतर से लेके हम लोग कहाँ तक जानते हैं, 98 डिग्री देशांतर तक, ठीक है। और इधर अगर बोला जाए अक्षांश से लेके तो हम लोग 8 डिग्री अक्षांश, क्योंकि जानते हैं ये वाला जो तमिलनाडु वाला पोर्शन होता है कन्याकुमारी, वहाँ से कितना है 8 डिग्री अक्षांश से लेके हम लोग कहाँ तक जाते हैं, हम लोग 37 डिग्री अक्षांश तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर गौरमाथा बोल रहा है तो गौरमाथा क्या है यहाँ पे पश्चिम में, जो कि आपका गुजरात के आसपास पड़ता है। और गुजरात से जो हम लोग करते हैं देशांतर में तो वो कहाँ से होता है, 68 डिग्री। तो 68 डिग्री कहाँ पे, एक ही में ऑप्शन में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे सी। इसलिए भारत का जो है देखिए कितना अक्षांश से कितना अक्षांश गया है, कितना देशांतर से कितना देशांतर गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका आंसर सी हो गया। बोल रहा है कि 90 में विश्व विश्व जो है सांख्यिकी दिवस, जिसको स्टेटिस्टिक बोलते हैं डे, उसको बनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये आपका 20 अक्टूबर के आसपास मनाया जाता है, ठीक है ना। ये जो है 20 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 अक्टूबर। लेकिन अगर पूछा जाए कि कब से मनाना शुरू हुआ है, क्योंकि ये नया नया ही मनाना शुरू हुआ है, तो ये 2010 से स्टार्ट हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। उसके बाद बोल रहा है घूमर। घूमर तो जानते हैं किसका डांस है, घूमर राजस्थान का डांस है, जो कि आप जानते होंगे कि ये पद्मावत मूवी बना था तो उसमें भी क्या था, घूमर वाला ड्रेस था। तो इसका घूमर जो है कहाँ का डांस हो गया, राजस्थान का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि होलकर ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है, होलकर ट्रॉफी किससे है, देखिए गोल्फ से, बैडमिंटन से, हॉकी से, ब्रिज से, ठीक है ना। होलकर ट्रॉफी किससे संबंधित है, ब्रिज से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ब्रिज। उसके बाद निम्नलिखित में किसे जो है अजातशत्रु की एक तरह से लोकप्रिय उपनाम दिया गया था, ठीक है ना। किसको दिया था अजातशत्रु, तो वो बोलते हैं ना कि जो इनका कोई शत्रु नहीं, जो शत्रु पे एक तरह से विजय प्राप्त कर लिया। अजातशत्रु किनको मिला था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इन्हीं को एक और उपनाम मिला था, जानते होंगे, जो देश रत्न, ठीक है, देश रत्न। देश रत्न की उपाधि भी किनको मिला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो यहाँ पे 93 का क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं मैनग्रोव जो है, मैनग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल में होता है। तो मैनग्रोव वन का विकास जो भारत में होता है वो जानते हैं आप क्या होता है, खारे पानी जल में, ठीक है ना। अब उसके बाद मीठे जल में भी होता है, इसका मतलब क्या, खारे पानी मीठे दोनों जल में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ए बी दोनों, ठीक है ना। मतलब मीठा जल और खारा पानी जल, गंदा जल में नहीं होता है, ठीक है ना। खारा पानी जल, खारा जल किसको बोलते हैं, जिस जल में नमक हो, ठीक है ना। और मीठा पानी जल, जिस जल में थोड़ा थोड़ा हमको क्या होता है, लवण मिलता हो, मीठा मिलता हो। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 95 नंबर क्या बोल रहा है, ने कौन सा देश जो है स्थलबंद है। स्थलबंद मतलब क्या, लैंड लॉक्ड है, मतलब चारों तरफ से क्या है, मतलब एक तरह से देसी देश है, कोई समुद्री तट नहीं है। तो कौन सा है, देखिए बोल्विया है, पैराग्वे है, उरुग्वे नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सब दक्षिण अमेरिका का क्या है, दक्षिण अमेरिका महादेश का ये सब देश है। तो ये दोनों देश क्या है, एक तरह से लैंड लॉक्ड है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, 1 और 2। उसके बाद देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो बोलते हैं, ठीक है ना, वो उसकी स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। तो जानते हैं इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो आपका 1969 ईस्वी में, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि इसरो का अभी अध्यक्ष कौन है, तो के सिवान, ठीक है ना, के सिवान, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ये तो इसरो का बात हो गया, अगर डीआरडीओ का पूछा जाए कि डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, तो डीआरडीओ का हुआ था 1958 में, ठीक है। अगर भाभा का पूछा जाए, भाभा का मतलब बार का कब हुआ था, तो भाभा का आपका 1954 में। तो याद रखिए 54 से 4 और फिर यहाँ 4 से 11, तो ये सब कितना है, सब अनुसंधान है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है, इसरो का 1969 में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में बोल रहा है कि इसके अंतर्गत पहाड़ियों के संबंध जो है, पक्षियों के संबंधित अध्ययन किया जाता है। पक्षियों के संबंधित अध्ययन क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। जो पक्षी का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो जानते हैं कि अक्रिय गैस कितना है आपका, 6 अक्रिय गैस है, ठीक है ना। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन बोलते हैं 7 अक्रिय गैस। लेकिन उसमें जो है बोला जाता है कि कौन सा अक्रिय गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है आपका, देख लीजिए। बोल रहा है क्या, आर्गन पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये जेनॉन भी पाया जाता है, रेडॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। आपका क्रिप्टोन पाया जाता है। रेडोन कहाँ से निकलता है, तो रेडोन जैसे मान लीजिए क्या, जैसे आपका भूकंप आता है तो भूकंप वाला जगह में क्या होता है कि रेडोन लगेगा कि वहाँ पे भूकंप आता है, ठीक है ना। तो ये गैस कहाँ से निकलता है, जहाँ भूकंप हो रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी,
केवल 3 जो होता है मतलब रेडॉन, वो कि वायुमंडल में एक तरह से प्राकृतिक गैस नहीं है, वो कहाँ से आता है, मतलब वायुमंडल में स्थित नहीं रहता है, वो क्या है, धरती से आता है। उसके बाद देखिए क्या बोला 99 निम्नलिखित में सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो अभिक्रियाशील सबसे अधिक कौन सी होता है, के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम यहाँ क्या हो गया, बी। जानते हैं, देखिए केदारनाथ का, ठीक है, केदारनाथ का माली, तो इस याद कीजिए, के से पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद Na, केदारनाथ, नाथ मतलब एन, एन तो Na, तो Na क्या होता है, सोडियम। केदारनाथ का, उसके बाद हो जाता है Ca, कैल्शियम। तीसरा याद रखिए, तो सबसे ऊपर में क्या था, के, केदारनाथ के, तो के हो गया क्या, सबसे अभिक्रियाशील तत्व, ठीक है ना, ये याद करिए, केदारनाथ का माले आलो जला फीका पकाता है, तो ये पूरा सीरीज है एक तरह से। तो सबसे ऊपर में क्या होगा, के, केदारनाथ, तो पोटेशियम हो गया सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, क्या हो जाएगा आंसर, याद कर लीजिए, पोटेशियम। उसके बाद बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज जो है किस हिमालय में आता है। जानते हैं कि 3 तरह का हिमालय होता है, ठीक है ना, एक तो वृहद हिमालय होता है, एक आपका लघु हिमालय होता है, एक आपका शिवालिक पहाड़ी होता है। वृहद हिमालय सबसे पुराना होता है, लेकिन इस हिमालय से भी एक परे जाके एक हिमालय है जिसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो जितना भी देखते हैं काराकोरम, लद्दाख और ये जास्कर श्रेणी, ये सब किस में आता है, ट्रांस हिमालय, ठीक है ना, ये सबसे उत्तर में है। मतलब ये 3 हिमालय जो हम लोग देखे हैं, इस हिमालय 3 जो है श्रेणी के उत्तर में जो पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो ये ट्रांस हिमालय, अगर यही पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय में क्या पड़ता है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, लेकिन अगर वृहद हिमालय में पूछा जाए कि वृहद हिमालय में कौन सी पड़ता है, तो एवरेस्ट की चोटी जो कि नेपाल में पड़ता है, और कंचनजंगा जो कि आपका कहाँ पे, सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी। तो ये दोनों वृहद हिमालय में पड़ता है। अगर पूछा जाए कि लघु हिमालय जो कि आपका बीच में आता है, लघु हिमालय में कौन आता है, सब आपका पीर पंजाल रेंज आता है, आपका धौलाधर रेंज आता है। तो इसमें अगर शिवालिक रेंज में तो आप छोटा छोटा पहाड़ी जानते हैं कि इसमें आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज है वो किस में आएगा, ट्रांस नहीं, लघु नहीं, शिवालिक नहीं, ट्रांस हिमालय, ठीक है ना, ट्रांस हिमालय। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, ट्रांस हिमालय। अब इन सब क्वेश्चन खत्म। तो मतलब 100 क्वेश्चन हो गया है। इस क्वेश्चन मतलब जो डिस्कशन आप देख रहे हैं, ये डिस्कशन देखिए, इसका जो है प्रैक्टिस सेट भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। प्रैक्टिस सेट को पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जो है डिस्कशन देखिए, तब आपको फायदा भी होगा, ठीक है। अब जो है मैथ का आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक करें, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि जो है सब इससे लाभ उठा पाए। और ये वीडियो इसके बाद भी आपका वीडियो आते रहेगा, ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस जारी रहे।